हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति की भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का परीक्षण कीजिए। यानी दोस्तों एक्समाइन द पावर ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है और संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यद्यपि कार्यपालिका के प्रधान का यह नामकरण अमेरिकी संविधान के समान है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की तरह शक्तियां प्राप्त नहीं है। उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट की तरह है। संविधान सभा में उसकी स्थिति का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को वही स्थिति प्राप्त है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट को वह राज्य का प्रधान होता है और कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है, प्रशासन में उसका स्थान औपचारिक प्रधान का है। दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है। सबसे पहला जो योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है उम्मीदवार 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा है उसमें संसद सदस्य बनने की योग्यता हो। चौथा है वह किसी भी शासकीय लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। पाँचवा है कानून शास्त्री, ईमानदार और महान चरित्रवान व्यक्ति हो। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष जनता मतदान नहीं करती। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य अनुपातिक प्रणाली के आधार पर एकल मत के द्वारा गुप्त मतदान करते हैं और विधानसभा के सदस्यों के मत का निर्धारण और संसद सदस्यों के मत का निर्धारण भिन्न भिन्न तरीकों से किया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और द्वितीय चरण में संसद सदस्य मतदान करते हैं। दोस्तों प्रथम चरण में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य मतदान करते हैं और वोट एक ही होता है, लेकिन सब राज्यों के वोट का मूल्यांकन अलग अलग होता है। जैसे सूत्र के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि विधानसभा के एक मत की संख्या राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा की जनसंख्या सदस्य की जनसंख्या और प्लस भागे 100। तो इस तरीके से निकल आता है। दोस्तों दूसरा सूत्र कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और इस अवधि के पूर्व वह त्यागपत्र दे सकता है अथवा महाभियोग के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। और भारतवर्ष में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकता। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं और इस कारण भारत के राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। पहला है उसकी शक्तियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरा है संकटकालीन शक्तियाँ। दोस्तों सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं कि व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति मुख्य रूप से शासन की कार्यपालिका का प्रधान है। दोस्तों संविधान ने उनको व्यवस्थापिका संबंधी पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की हैं। अंग्रेजी संविधान की परंपरा के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भी संसद का ही एक अंग है। दोस्तों राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है और उसमें स्थगित या सत्र समाप्ति की घोषणा करता है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है। और अगस्त 1919 में नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा भंग कर दी थी। और राष्ट्रपति संसद के किसी एक अंग या दोनों अंगों को बुलाकर भाषण दे सकता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन को किसी विधेयक के संबंध में या अन्य विषय पर संदेश भेज सकता है। दोस्तों संविधान के अनुसार प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है और संसद के द्वारा विधेयक पारित होने पर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। उसे निषेध शक्ति भी प्राप्त होती है कि यह संसद किसी विधेयक को फिर से भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। दोस्तों कुछ विधेयकों को राज्यों के विधानमंडलों के सामने प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। जैसे अंतर्राज्यीय व्यापार संबंधी विधेयक। ऐसे विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक लेता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा के बाहर सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। कानून निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अध्यादेश जारी करने की होती है।
जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और संसद राष्ट्रपति द्वारा पारित किए गए विधेयक को भी समाप्त कर सकती है। तो दोस्तों हमारा दूसरा जो है वो काफ़ी बड़ा है शक्तियों का। तो अभी हम लोग देख लेते हैं तीसरा, जो मतलब हमारे 4 हो जाएंगे। दोस्तों तीसरा है न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ। दोस्तों इस संबंध में भी राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हैं। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडित किसी अपराधी को क्षमादान दे सकता है, वह दंड को स्थगित कर सकता है, रोक सकता है या कम कर सकता है। वह सैनिक न्यायालय द्वारा प्राप्त किसी व्यक्ति के दंड को बदलकर कम कर सकता है या क्षमादान कर सकता है। चौथा है दोस्तों आर्थिक शक्तियाँ। दोस्तों शासन के बजट यानी आय व्यय को राष्ट्रपति संसद में पेश करते हैं और इसलिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। केंद्रीय सरकार के पास आय के विभिन्न स्रोत होते हैं। इस आय में वह राज्य की सरकारों का अनुदान देता है। वित्त आयोग की स्थापना प्रत्येक 5 वर्ष बाद होती है और यह राष्ट्रपति का क्षेत्राधिकार है। 5वां है दोस्तों अन्य शक्तियाँ। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। दोस्तों उसका स्वयं का सचिवालय होता है, उसका संचालन ये स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, कला आदि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिभावान व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है और भारत रत्न, पद्म भूषण आदि उपाधियों से सम्मानित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां हैं दोस्तों, देश में संकटकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय संविधान के विशेष प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान के अनुसार दोस्तों, संविधान के अनुसार 3 अवस्थाओं में राष्ट्रपति संकटकाल की घोषणा कर सकता है। सबसे पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह अथवा इनको संभावना में उत्पन्न संकट। दूसरा है दोस्तों राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न संकट और तीसरा है वित्तीय संकट। दोस्तों पहला है युद्ध अथवा अशांति के कारण उत्पन्न संकट। दोस्तों राष्ट्रपति को यदि इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसा गंभीर संकट विद्यमान है जिससे कि युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति उत्पन्न हो सकती है, राज्य अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा में सुरक्षा संकट में है, तो वह संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। और संविधान के 44वें संशोधन के पश्चात यदि देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए अथवा विद्रोह की संभावना हो तो राष्ट्रपति देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और संकटकालीन स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित प्रतिवेदन के पश्चात ही करेगा। संविधान के 45वें संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि संकटकाल की घोषणा 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। यदि स्वीकृति सदन के दोनों सदनों में अलग अलग कुल सदस्यों की संख्या का स्पष्ट बहुमत या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2 से 3/3 बहुमत से ही मान्य होगी। यह घोषणा 6 माह के लिए होगी। यदि इसे 6 माह से अधिक के लिए लागू रखना हो तो संसद की पुनः स्वीकृति अनिवार्य है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब